दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल BR बोर्ड में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर। और दोस्तों इस मॉडल पेपर में हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा 24 लघु उत्तरीय प्रश्न और 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस बार मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों आप लोग वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए क्योंकि लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि आपको अगला वीडियो हम जल्द अपलोड करके दें। और सभी क्वेश्चन VVI है तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। दोस्तों गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है वो क्या कहलाता है? तो दर्पण का द्वारक कहलाता है। हमारा आंसर होगा गोलीय दर्पण का द्वारक, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो देखिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? धनात्मक होता है और अवतल का ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे धनात्मक पूछा गया है तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तल दर्पण, और अगर ऋणात्मक पूछता तो यहाँ पे हो जाता अवतल दर्पण। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है? देखिए किस वर्ण यानी कि रंग, तो किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे बड़ा होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे बड़ा होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? देखिए कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेटिना, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और इसी को दृष्टि पटल भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होता है निर्वात में, यानी कि शून्य में। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन कहता है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दोस्तों जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है वह दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, यानी कि अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो वह निकट की वस्तु को साफ साफ देखेगा लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तु को तो साफ साफ देखेगा लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो इसको आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए कि अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगा और निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखेगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए सातवां क्वेश्चन कहता है कि एक अभिसारी किरण पुंज किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन को बहुत सारे टीचर गलत बताए हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा आपको बता देते हैं। तो देखिए अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? जो एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाता है उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए कोई प्लेन मिरर है यानी कि समतल दर्पण है, यह इस पे टकराता है। इस पे टकराएगा तो क्या होगा? तो देखिए जिस एंगल से टकराएगा उसी एंगल से यह वापस चल जाएगा। देखिए इस तरह से टकरा करके क्या होगा? इस तरह से टकरा करके क्या होगा? तो देखिए जिस एंगल से जाएगा इस एंगल से टकराएगा। तो इसका जो अथी देखिएगा मिलाइएगा एक रेखा पर इसको, तो यह देखिए क्या हो जाएगा? तो यह एक हो जाएगा अभिसारी जो है वो हो जाएगा अपसारी किरण पुंज में, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। और बहुत सारे लोग उसको समांतर बता देते हैं तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसका समांतर आंसर नहीं होगा, इसका अपसारी होगा। इसको आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं कि देखिए कोई समतल दर्पण है, अगर तिरछा टकराएगा तो वह तिरछा ही लौटेगा। अगर कोई तिरछा टकरा रहा है तो तिरछा ही लौटेगा, अगर समांतर में टकराएगा तो ही समांतर लौटेगा। तो देखिए यहाँ पे अभिसारी किरण पुंज है तो वह कैसा हो, किस किरण पुंज में परिवर्तित होगा? तो अपसारी में परिवर्तित हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन कहता है कि यदि एक प्रिज्म में एक वर्णीय किरण पुंज गुजरे तो
क्या नहीं होगा? एक वर्णी मतलब कि एक रंग का, तो एक रंग का किरण पुंज गुजरेगा तो क्या होगा? अपवर्तन होगा, भिन्न होगा, विचलन होगा, लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। वर्ण विक्षेपण किस में होता है? तो श्वेत प्रकाश में होता है, यानी कि जो 7 रंगों से मिलकर जो बना होता है वह श्वेत प्रकाश अगर कोई प्रिज्म से टकराता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि एक वर्ण यानी कि एक कलर का है तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन कहता है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होगी, यानी कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की शक्ति क्या होगा? सॉरी, उत्तल लेंस का जो शक्ति होगा वायु में क्या होगा? तो धनात्मक होगा। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। देखिए क्वेश्चन सिर्फ घुमा दिया गया है, इसका उत्तर एक ही होगा कि उत्तल लेंस की शक्ति पूछेगा तो धनात्मक होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि जल की एक गोलीय बूंद के व्यास के अनुदिशा में आपतित किरण कितनी बार अपवर्तन होगा? तो देखिए जल का गोल बूंद है और व्यास के अनुदिशा में कोई रेखा जाएगा तो यहाँ पर देखिए किरण जाएगा तो एक बार यहाँ टकराएगा, विचलित होगा, एक बार यहाँ, यानी कि वह 2 बार हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार इस तरफ, एक बार उस साइड में होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है कि स्विच लगाए जाते हैं। दोस्तों स्विच लगाए जाते हैं वो हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। गर्म तार यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि जो पॉजिटिव फेज होता है, गर्म हॉट वाला गर्म नहीं, यहाँ पे जो पॉजिटिव और निगेटिव होता है तो पॉजिटिव तार में लगाया जाता है, इसी को गर्म तार कहा जाता है। ऐसा ना समझ लीजिएगा कि गर्म मतलब कि जो तार हॉट रहता है वो नहीं होता है। यहाँ पे गर्म मतलब होता है पॉजिटिव और यहाँ पे ठंडा मतलब होता है निगेटिव, जो अर्थिंग जिसको बोलते हैं। देखिए उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन कहता है कि जूल पर कूलम कहलाता है, तो जूल पर कूलम क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है। उसके बाद आइए 13वां क्वेश्चन में कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो देखिए विद्युत घंटी होता है वो क्या होता है, उसमें क्या लगा रहता है? कॉइल लगा हुआ रहता है, और जब कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जो विद्युत घंटी है वह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए उसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन कहता है कि डायनेमो बदलता है। दोस्तों डायनेमो आप लोग देखे होंगे कि डायनेमो में क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और यांत्रिक ऊर्जा हम लोग किसे देते हैं? तो जो डीजल मशीन ये सब होता है उससे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, डायनेमो को घुमाते हैं तो वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। या फिर जो जल विद्युत यंत्र होता है जहाँ पे टरबाइन लगा करके डायनेमो को घुमाया जाता है और उससे विद्युत ऊर्जा लिया जाता है, यानी कि वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए उसके बाद देखिए 16 नंबर सवाल, ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि अपवर्तनांक का रंग का निर्भर करना क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में कहता है कि एक मोटर कार के पश्चिमदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब, यानी कि पीछे की दृश्य देखने के लिए जो दर्पण लगा हुआ रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है? तो उसमें उत्तल दर्पण रहता है, और उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है? तो छोटा बनता है। छोटा बनेगा तब ने वह दूर दूर तक वस्तु को देखेगा। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में देखिए 18वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा घुमाया गया है लेकिन इसको आप अच्छी तरह से समझिए। कहता है कि एक विद्युत सेल में से धारा प्राप्त करने के लिए सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। जब धारा इसमें से प्राप्त करेंगे तो इसमें जो ईएमएफ यानी कि जो विद्युत वाहक बल होता है उसका मान अधिक हो जाता है, अधिक से। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए कहता है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम का आवर्धन होगा। तो देखिए कोई अवतल दर्पण है, इस तरह से अवतल दर्पण है, और मान लीजिए कि यह इसका फोकस है और ये इसका ध्रुव है यानी कि पोल है, ये इसका ध्रुव है यानी कि पोल यहाँ पे है। तो कहता है कि ठीक मध्य में, तो देखिए दर्पण के आधा पर रहेगा तो इसका आवर्धन होगा वो दुगना हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। और फोकस पर रहेगा तो इसका आवर्धन होगा वो 1 होगा। उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है कि जीवाश्म ईंधन के जलाने से
किनके ऑक्साइड उत्पन्न होता है। जीवाश्म मतलब देखिए जो लकड़ी होता है, कोयला होता है, उसको जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर ऑक्साइड निकलता है, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। तो इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि SO2 NO2 ये सब निकलता है। चलिए उसके बाद आइए 21वां क्वेश्चन में कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक। तो देखिए यहाँ पे प्रतिरोधकता दिया गया है, तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है ओम मीटर, और सिर्फ प्रतिरोध कहेगा तो प्रतिरोध का हो जाएगा ओम और प्रतिरोधकता का हो जाएगा ओम मीटर। चलिए उसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का SI मात्रक होता है। दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का SI मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। तो देखिए समांग किसको कहते हैं, जो एक जैसा, जैसे आप लोग मिश्रण का नाम सुने होंगे, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो जैसे दूध और पानी को मिलाएंगे तो यह कैसा बनेगा, समांगी मिश्रण बनेगा, और बालू और चीनी को मिला देंगे तो कैसा हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण होगा। तो देखिए जो एक तरह का होता है माध्यम उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। तो इसमें प्रकाश का जो चाल होगा वह सरल रेखा में होगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद आइए अगला सवाल में कहता है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा, तो इसमें वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन को दोहरा दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम पहले बता चुके हैं, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। और दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो आप लोगों को निश्चित ही वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्त जो मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं उनको शेयर कर दीजिए, ताकि हमको भी कुछ सपोर्ट मिल सके। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेश होता है वो कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। 1.6 × 10⁻19 कूलम किस पर होता है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। चलिए कहता है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझिए कि नीला है उसको क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है। तो लाल कर दे रहा है मतलब कि यह क्या है, एसिड है, यानी कि अम्ल है, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम कौन सा यहाँ पे है, 2 है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। अब देखिए बहुत सारे लोग इसको रट लेंगे कि अगर लाल कर देगा तो इसका pH मान 2 होगा, तो आपको रटना नहीं, आपको समझना है। अगर 2 होगा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर नीला लिटमस को लाल कर देगा तो वह 1 2 3 6 तक होगा, यानी कि 7 नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या है। दोस्तों लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। कितना होता है, 26। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सल्फर परमाणु के बहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। बहत्तम कक्षा मतलब हुआ कि बाहरी कक्षा में। तो देखिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको परमाणु संख्या मालूम होना चाहिए। तो सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। अब देखिए 16 हो गया तो इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में कितना हो गया, तो बाहरी कक्षा में हो जाएगा 6। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में कहता है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडीकरण। तो इसको आप लोग याद रखिए, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो ऑप्शन दिया हुआ है CH4, ऑप्शन बी है C2H6 और सी है C2S4 और डी है C3H8। तो इसका आंसर हो जाएगा C2S4, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है, बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग
POP बोलते हैं। तो POP का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए, जिनका सही आंसर होगा उनको लाइक भी करेंगे और कमेंट पिन कर देंगे। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो देखिए, भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक, और जो भाग लेने के बाद बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, अभिकारक होगा। चलिए उसके बाद देखिए, टूथपेस्ट। दोस्तों टूथपेस्ट जिससे हम लोग मुंह धोते हैं, टूथपेस्ट जैसे कोलगेट वगैरह ये सब जो है टूथपेस्ट है, वह कैसा होता है। तो देखिए वह क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद आइए, कहता निम्नलिखित में से कौन कार्बोसिक्लिक समूह है। तो दोस्तों कार्बोसिक्लिक समूह कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, COOH, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो देखिए अम्ल वर्षा होता है वो SO2 और NO2 के कारण होता है। क्या होता है, SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, SO2। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर NO2 रहेगा और तो दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी सही आंसर है। उसके बाद देखिए, कहता है कि निकेल का परमाणु संख्या होता है। दोस्तों निकेल का परमाणु संख्या होता है 28। इसको आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि जांच परखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कुल डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन के रंग में परिवर्तित हो चुका है। तो उस कांच में, उस परखनली में जो विलयन है वो क्या है। तो देखिए कोई कांच का परखनली है, इसमें पहले से कोई विलयन भरा हुआ है, कोई लिक्विड इसमें भरा हुआ है, और इसमें लोहे का एक कील डाल दिया। लोहे का कील मतलब कि इसमें लोहा डालते हैं। तो क्या होता है, रंग है जो विलयन का वो परिवर्तित होता है। तो परिवर्तित होता है तो इसमें विलयन कौन सा होगा, तो इसमें फेरस सल्फेट होगा। फेरस सल्फेट में क्या होता है कि लोहा अलग हो जाता है और विलयन का रंग होता है वो चेंज हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, विलियम उसमें से कौन होगा, तो फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 होगा। चलिए उसके बाद देखिए 34 नंबर सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 यानी कि H2SO4 किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। सांद्र मतलब होता है कि पूरे जो जैसे तनु होता है, तनु अगर उसमें पानी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तनु हो जाएगा। और सांद्र जो उसमें पानी की मात्रा नई के बराबर है उसको बोलते हैं सांद्र। तो देखिए H2SO4 है, उसमें एथेनॉल मिलाएंगे। तो अगर H2SO4 में हम लोग इथेनॉल मिला देंगे तो C2H4 का निर्माण होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। इसको आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि हीरा निम्नांकित में से किस तत्व का अपरूप है। तो देखिए हीरा क्या है, तो एक कार्बन का अपरूप है। तो इसको आप लोग याद रखिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। और इसका इस गुण के लिए इसको बोलते हैं तन्य धातु। सबसे तन्य धातु कौन है, सोना है। आपको ये भी पूछ सकता है कि सबसे तन्य धातु कौन है, सोना है। क्योंकि देखिए 1 ग्राम सोना से हम बहुत लंबा तार यानी कि 2 किलोमीटर तार हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है कि कौन सा यौगिक जल में विलेय है। तो जल में विलेय कौन है, बेंजीन, मीथेन, ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए जो ग्लूकोज होता है वो जल में विलेय हो जाता है, घुल जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 42 नंबर सवाल, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अमलगम है। तो देखिए अमलगम पहचानने के लिए, अमलगम पहचानने का एक ट्रिक होता है कि अमलगम, तो जिसमें Hg यानी कि पारा रहेगा वह अमलगम रहेगा। तो देखिए पारा किस में है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में है, सोडियम के साथ पारा है। किसी भी धातु के साथ पारा रहेगा तो वह अमलगम है। अमलगम में पारा होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग उसको अमलगम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अब जैसे यहाँ पे बोलता था कॉपर और Hg, तो ये भी अमलगम हो जाता है, यानी कि जिसमें Hg रहेगा वह अमलगम रहेगा।
चलिए उसके बाद देखें, कहता है कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या होता है। एथिलीन का IUPAC नाम क्या होता है, तो एथीन होता है। क्या होता है, एथीन। चलिए उसके बाद कहता है कि ब्यूटेनोन का अणुसूत्र C4H8O है, इसका अभिक्रियाशील मूलक है। तो देखिए ब्यूटेनोन, तो ब्यूटेनोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक होगा, एल्डिहाइड होगा। क्या होगा, एल्डिहाइड, जिसका अभिक्रियाशील मूलक होता है CHO। चलिए देखिए, कहता है कि एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच के सहसंयोजक बंधन होता है। तो देखिए एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्केन और एल्काइन। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे पूछा गया है एल्काइन, तो एल्काइन में यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए उसके बाद देखिए, सीने बार किस धातु का अयस्क है। तो सीने बार है वो पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है, पारा, यानी कि Hg का। चलिए उसके बाद आइए 47 नंबर सवाल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। तो देखिए सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है वो फेन प्लवन विधि, यानी कि फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि जल के वैद्युत अपघटन में कौन सी धातु मुक्त होती है। कैथोड पर कौन सी धातु मुक्त होती है। तो देखिए जल का जल किससे बना होता है। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, यानी कि H2O होता है। अब देखिए कहता है कि विद्युत अपघटन कराएंगे तो इसमें से कौन सा गैस कहाँ पे मुक्त होगा, उसका आपको ट्रिक बता देते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन लिखेंगे तो अ से ऑक्सीजन और अ से एनोड। देखिए अ से ऑक्सीजन और अ से एनोड, बाकी बच गया कैथोड, तो कैथोड हो जाएगा हाइड्रोजन। इसको आप लोग याद रखिएगा कि अ से ऑक्सीजन और अ से एनोड, यानी कि एनोड पर होगा ऑक्सीजन और कैथोड पर होगा हाइड्रोजन। तो इस ट्रिक को आप लोग याद रखिए, आप कभी भी इस तरह के प्रश्न में गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको सवाल हमेशा पूछा जाता है, या तो पूछ देगा कि कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, तो ऑक्सीजन, कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर तो ऑक्सीजन। यहाँ पे कैथोड पूछा गया था हाइड्रोजन और एनोड पूछेगा तो ऑक्सीजन। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातु गुण वाले हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा अधातु गुण होता है फ्लोरीन में। सबसे ज़्यादा अधातु गुण किस में होता है, फ्लोरीन में। उसके बाद होता है क्लोरीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन, उसके बाद होता है आयोडीन, उसके बाद होता है एस्टाटीन। तो देखिए सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में होता है, तो ऑप्शन में फ्लोरीन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा क्लोरीन, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि नीला थोथा यानी कि तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। तो देखिए ऑप्शन बी में है, CuSO4 × 5H2O कहाँ है, ऑप्शन बी में है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। तो देखिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी हो जाएगा वो ऊर्जा मुक्त है, प्रदूषण मुक्त है। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी होगा। और प्रदूषण किस में होता है, तो जिसमें कोयला से विद्युत उत्पादन करते हैं, जिसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। फिर एक होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें क्या होता है, उसमें भी प्रदूषण निकलता है, लेकिन ये तीनों में प्रदूषण नहीं निकलता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि निम्नांकित में से, कहता है कि हाइड्रोकार्बन में, कहता है कि किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध है। तो देखिए इसको पहचानने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सभी का स्ट्रक्चर खींच लीजिएगा। जैसे CH4, तो इसमें 1 कार्बन है, तो CH4 यानी कि इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर C3 है, तो C3 खींचेंगे, कार्बन कार्बन के बीच देखिए ट्रिपल बॉन्ड दे करके देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 4 कार्बन हुआ इसमें कार्बन के साथ। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको आप लोग स्ट्रक्चर खींच के देख लीजिए। उसके बाद देखिए 53 नंबर सवाल, कहता है कि निम्नांकित में से कौन यौगिक एरोमेटिक, तो एरोमेटिक कौन होता है, बेंजीन होता है, जिसका स्ट्रक्चर सूत्र देखिए इस तरह से होता है। ये हो गया बेंजीन,
ये होता है एरोमेटिक। उसके बाद देखिए कहता है कि उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। उसके बाद देखिए कहता है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर सही होगा। अब देखिए इसको आप लोग कैसे जानिएगा कि 2n स्क्वायर होता है। तो देखिए पहली कक्षा कहेगा तो 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में तो 2 गुने 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। तो दूसरी कक्षा में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से तीसरी कक्षा, तो 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18, यानी कि तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 18। तो 2 8 18 इस तरह से निकाला जाता है। चौथी कक्षा में निकाल लीजिएगा, पाँचवा कक्षा में निकाल लीजिएगा कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाला जाता है यानी कि 2n स्क्वायर। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि साइटोन का आकार होता है। दोस्तों साइटोन का आकार होता है वो कैसा होता है? तो स्टार की जैसा होता है, यानी कि ताराकार होता है। ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निम्नांकित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? दोस्तों पादप हार्मोन कौन नहीं है? तो ऑप्शन देखिए ए है ऑक्सीटोसिन, बी है साइटोकाइनिन, सी है एथिलीन और डी है ऑक्सिन। तो देखिए इसमें यहाँ पे देखिए ऑक्सीटोसिन है वो पादप हार्मोन नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो यकृत में प्रवेश करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र का जैव घटक हो सकता है? तो जैव घटक कौन होगा? कवक होगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। चलिए कहता है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन को से बनता है, क्या बनता है? जायगोट बनता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। दोस्तों पादप अपशिष्ट है वो कहाँ संचित रहते हैं? तो कोशिका रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, छाल में, इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो इनमें से सभी होगा। चलिए उसके बाद कहता है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तचाप होता है, तो ये कितना होता है? 120 mm। उसके बाद देखिए कहता है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद होते हैं समजात अंग। क्या होता है? समजात अंग। देखिए कहता है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम है वो भोजन संवहन के लिए, जाइलम होगा वो जल संवहन के लिए होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, 32 दांत। उसके बाद देखिए कहता है कि एंड्रोजन क्या है? दोस्तों एंड्रोजन है वो क्या है? तो यह एक नर लिंग हार्मोन है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, तो इसका आंसर होता है डेंड्राइट। क्या होता है? डेंड्राइट। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन सी में है डेंड्राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। और किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर का। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है। तो देखिए प्रकाश अभिक्रिया सूर्य की रोशनी पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, किसके द्वारा जाता है? तो मूत्र मार्ग और मूत्रवाहिनी के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मूत्राशय में जाता है मूत्रवाहिनी के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूत्र मार्ग, तो मूत्र मार्ग से क्या होता है कि मूत्र है वो निकलता है। क्या होता है? निकल जाता है। और मूत्रवाहिनी के द्वारा क्या होता है? तो मूत्राशय में जमा होता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग इसको गलत बता रहे हैं। उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्या है? टिश्यू है। उसके बाद देखिए कहता है कि फूल में नर जनन अंग है। तो देखिए नर जनन अंग होता है पुंकेसर, और स्त्री जो मादा जनन अंग है वो क्या है? स्त्री केसर। उसके बाद देखिए कहता है कि द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज किसने लिखा है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने,
द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद देखिए, कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जननतंत्र का भाग नहीं है? मादा जननतंत्र का भाग कौन नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया गर्भाशय, बी है डिब्बी वाहिनी, बी है शुक्रवाहिका और डी अंडाशय। तो इसमें शुक्रवाहिका है वो मादा जननतंत्र का भाग नहीं है। उसके बाद देखिए, कहता है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन जिसमें होगा उसका खून होगा वो कैसा होगा? लाल होगा। तो मनुष्य में होता है, पक्षी में होता है, मक्खी में, तो मक्खी में नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? तो देखिए श्वेत रक्त यानी कि जो वाइट ब्लड सेल जिसको हम लोग WBC बोलते हैं, तो WBC का जो जीवन काल होता है वो 12 से 20 दिन होता है। कितने दिन होता है? 12 से 20 दिन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। और RBC कहेगा रेड ब्लड सेल का, तो होता है 120 दिन। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है वो किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है पौधे और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों इसका वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान, यानी कि साइट्रोलॉजी कहा जाता है इसी को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो देखिए पौधे में जो भोजन रहता है वो स्टार्च के रूप में जमा रहता है। किसके रूप में जमा रहता है? स्टार्च के रूप में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आप लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि 80 में से कितना प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता था। और जो स्टूडेंट को कम से कम 40 क्वेश्चन का आंसर पता था वो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। और जिसको 40 से कम सही हुआ उनको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमको लगता है कि अलग से वीडियो बना देंगे, क्या है कि वीडियो लंबा हो रहा है। तो आप लोग एक बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए कि किस तरह का है, और अगले वीडियो में इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।